नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पॉइंटेड टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक ना। भारतीय दंड संहिता 1860 जो कि 1860 ईस्वी में लागू हुआ था। तो आईपीसी में होता क्या है, आईपीसी है क्या, इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। इस छोटे से वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ बने रहिए आप सत्यम भाई के साथ। ठीक, चलिए देखेंगे आईपीसी। आईपीसी किसी भी ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट होता है वो कौन निर्धारित करता है? आईपीसी निर्धारित करती है। पनिशमेंट यानी अपराध, सॉरी ऑफेंस यानी अपराध, पनिशमेंट यानी दंड। ठीक, तो किस अपराध के लिए कौन सा दंड होगा ये निर्धारित कौन करेगा? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। और इसका जो समीक्षा करता है ये क्या करता है, आईपीसी सिर्फ इसको बताती है, इसको बतलाती है कि किस अपराध के लिए कौन सा दंड होगा, लेकिन इसका जो मुख्य रूप से कार्य करता है वो सीआरपीसी के अंतर्गत होता है। सीआरपीसी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। ठीक, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है जो कि किसी भी अपराध के लिए कौन सा दंड होगा, किस तरह से दंड दिया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ भी अपराध किया तो उसके लिए कौन सा सजा होगा ये निर्धारित करेगा आईपीसी। और उस सजा को किस तरीके से दिया जाएगा, सजा कैसी रहेगी, वो कौन काम करेगा? सीआरपीसी काम करेगा। ठीक ना। तो हम इसमें देखेंगे हमारी जो आईपीसी धारा है, सेक्शन, धारा को सेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, तो सेक्शन वाइज बांटा गया है। इसमें कुल 511 सेक्शन है। सीपीसी होता है। तो लॉ होता क्या है, लॉ यानी विधि। हम समझेंगे विधि होता क्या है। तो विधि होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स यानी सेट ऑफ रूल्स। विधि क्या होता है? नियमों का समूह होता है, नियमों का समूह होता है, उससे हम विधि कहते हैं। विधि दो प्रकार की होती है। विधि जो है, लॉ हमारा दो प्रकार का होता है। पहला सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ, और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। ठीक, सब्सटेंटिव लॉ इसको हिंदी में सारभूत विधि कहते हैं, सारभूत विधि। और इसे क्रियात्मक विधि। सारभूत विधि होता क्या है? मौलिक विधि होता है। मौलिक विधि। अब यह सारभूत विधि, क्रियात्मक विधि, दोनों को नाम से ही पता चला होगा आपको कि ये विधि होता क्या है। विधि यानी नियम। तो देखिए क्रियात्मक विधि जो क्रिया करती है, जो क्रिया करती है वो विधि क्या होता है? क्रियात्मक विधि होता है। सारभूत विधि जो नियम को बताता है वो सारभूत विधि होता है। सारभूत विधि के अंदर हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, ये क्या है, सारभूत विधि के अंतर्गत आते हैं। और क्रियात्मक विधि में सीआरपीसी और सीपीसी। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक, सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो क्रियात्मक विधि के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, दोनों में अंतर है। ठीक ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है, कोई व्यक्ति अपराध किया है या मर्डर किया है, हत्या किया है किसी का, डकैती किया, चोरी किया, रेप किया है, तो क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आता है। और ये सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है, ये विवाद जैसे जमीनी मैटर हुआ, कोई भी विवाद हुआ, उसके अंतर्गत आता है। ठीक ना, सिविल प्रोसीजर कोड। तो दोनों में सजा जो होती है वो दोनों के सजा के अंतर होता है। इसमें क्या होती है, सजा होता है, उसमें क्या होता है, जुर्माना होता है। ठीक, तो हम दोनों में थोड़ा अंतर देखेंगे। दोनों में अंतर देखने के बाद चलेंगे, अभी हम सेक्शन की तरफ नहीं चलेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। पहले जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। अपराध होता क्या है, जिसके लिए जो धारा लगती है वो अपराध कहते किसे हैं। ठीक ना, चलिए देखेंगे पहले। अभी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड में अंतर, इसके बाद चलेंगे अपराध। ठीक, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, मर्डर करता है, डकैती करता है, चोरी करता है, तो वो क्या होता है, क्राइम के अंतर्गत आता है। ठीक, क्राइम के अंतर्गत आता है, जिसका समीक्षा कौन करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड करता है। इसमें होता क्या है, इसमें किसी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाता है, इसमें सीधे सजा होती है। जैसा उसका अपराध रहेगा, जिस तरीके से, उस तरीके से उसे सजा मिलेगी। और जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है, सिविल प्रोसीजर कोड सिविल प्रोसीजर कोड ये क्या है, ये जैसे मान लीजिए आपने कोई दुकान खोला और उसके लिए आपने उसको एग्रीमेंट करवाया। ठीक ना, एग्रीमेंट करवाया, आपने जितने दिन का एग्रीमेंट करवाया, 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, जितना भी करवाया है, यदि आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, न कि आपको सजा दी जाएगी। लेकिन यदि आप जुर्माना को नहीं भरते हैं तो आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आपको सजा हो सकती है। ठीक ना, तो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यही अंतर है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, ये किसी व्यक्ति को आवेश में आकर किसी भी कारण से ये इसे मारना चाहता है। ठीक ना, मान लीजिए इसने बंदूक उठा के गोली चला दी और ये हुआ क्या, इसको बंदूक की गोली छू के चली गई लेकिन इसकी जान नहीं गई, ये तो बच गया। अब ये कोर्ट में जाएगा, बोल देगा कि मेरे को मारने की कोशिश करें। ठीक, अब तो वहां पर आपको 302 धारा 307 लग जाएगा, धारा 307। तो जो हम सेक्शन बताने वाले हैं उसी सेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर पता चला यही चूकर नहीं निकला, सीधे इसके सर में लग गया और ये टपक गया, अगर टपक गया तो कौन सा धारा लगेगा, 307 लगेगा, सॉरी 302 लगेगा। ठीक ना, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये होता है, ये धारा लगा है 307 302, ये कौन बताएगा, आईपीसी बताएगी। इसका कार्य कौन करेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड करेगा। ऑफेंस यानी अपराध। ठीक,
अपराध। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा है, सिंपल सा उदाहरण है, कोई बच्चा है वो नदी में डूब रहा है और 4 लोग खड़े हैं, जिनमें से एक लोग को अच्छी तरीके से तैरना आता है, ठीक, उनको अच्छी तरीके से तैरना आता है, लेकिन वो उस बच्चे की जान नहीं बचाते हैं, ठीक ना। तो क्या उनके लिए वो ऑफेंस होगा, अपराध होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनका कोई निश्चित ड्यूटी नहीं है कि उस बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है, ऑन ड्यूटी नहीं है। यदि उनका कोई निश्चित ड्यूटी होता, यदि उनका कोई निश्चित ड्यूटी होता तो वो अपराध के अंतर्गत आते, ऑफेंस के अंतर्गत आते, उन पर ऑफेंस लागू होता, ठीक ना। ये दूसरी एग्जांपल के साथ अब ऑफेंस लागू किस पे होगा उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिसकर्मी है, ठीक, और यहां से कोई चोर यहाँ कुछ लेके जा रहा है, ठीक, भाग रहा है, मान लीजिए उनको अरेस्ट करना है, इनको इसे अरेस्ट करना है, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाते, तो वो इन पे ऑफेंस लागू होगा। क्यों? क्योंकि ऑन ड्यूटी है, इनका वो ड्यूटी है कि चोर को पकड़ना, चोर को अरेस्ट करना इनका ड्यूटी है, और ये अपनी ड्यूटी नहीं पूरा करते हैं तो क्या होता है, इन पे ऑफेंस लागू होता है, ठीक ना। तो अपराध का दायित्व क्या होता है इसको हम देखेंगे। अभी तो हमने समझा कि किस तरीके से अपराध होगा या फिर किस तरीके से नहीं होगा। अपराध का दायित्व देखेंगे। चलिए, अपराध दायित्व, अपराध का दायित्व मान लीजिए, जैसे इसमें होता क्या है पहले समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति माइंडली क्रिमिनल है, माइंडली क्रिमिनल है तो वो अपराध के अंतर्गत आएगा, और वो माइंडली क्रिमिनल नहीं होता है और उससे क्राइम हो जाता है, वो अपराध पे, वो ऑफेंस के अंदर नहीं आएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई एक वृक्ष है, ठीक, कोई वृक्ष है और ये वृक्ष को कुल्हाड़ी से काट रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति, अदर पर्सन यहाँ पर खड़े होकर देख रहा है, ठीक ना। और इसे, ये जो है वृक्ष काट रहा है, वृक्ष काटते समय इसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटी और इसके सर पे लग गई और इसका मृत्यु हो गया, इसके द्वारा हत्या की गई इसकी, लेकिन ये ऑफेंस नहीं होगा क्योंकि इसका माइंड क्रिमिनल नहीं था, इससे जाने अनजाने में हुआ है, इसका माइंड क्रिमिनल नहीं था, इससे क्या हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। यदि यही ये वृक्ष नहीं काटता और ये जाने अनजाने में इसको मारता, जानकर मारता, तो इसका माइंड भी क्रिमिनल होता और ये ऑफेंस के अंतर्गत आता, ठीक ना, ये तब अपराधी कहलाता, ठीक है। तो आपने समझा अपराध होता क्या है, अपराध का दायित्व क्या होता है। अपराध का दायित्व यही है, यदि उस आदमी का माइंड क्रिमिनल है तो वो अपराध के अंतर्गत आएगा, ऑफेंस के अंतर्गत आएगा। यदि उसका माइंड क्रिमिनल नहीं है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। हमारा सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1971 में लागू हुई थी, सॉरी 1973 में लागू हुई थी, और जो सीपीसी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, वो जो है 1908 में लागू हुई थी। हम चलेंगे इसके आगे सेक्शन की तरफ, आप देखेंगे धाराएं होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया, ठीक ना, जमीनी विवाद का झगड़ा हो गया और वहां मारपीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहां क्या हुआ, जो जिसको मारता है वो उसके लिए क्या होता है, ऑफेंस होता है, वो अपराध होता है। तो वहां उसके लिए जो धारा लगती है, कौन सी धारा किसमें क्या लगेगी, उसके लिए देखेंगे आगे हम सेक्शन वाइज, जो कि सेक्शन वाइज बांटा गया है।
देखिए इसे सेक्शन वाइज बांटा क्यों गया है। जैसे हमारा अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद है, उसमें सेक्शन वाइज है सब। 395 अनुच्छेद में जैसे मान लीजिए हमको राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो हमको अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में मिलेगा। यदि अनुच्छेद की तहत नहीं बनाया जाता तो हम परेशान हो जाते। अब उठा के देखते पूरा पता चलता कि पीछे गया कि आगे गया, समझ में नहीं आता। तो इसलिए उसको सेक्शन वाइज, जिसे आर्टिकल वाइज दिया वहां सेक्शन वाइज दिया गया है ताकि देखने में आसान हो कि अपराध के लिए कौन सा धारा लगेगा। ठीक ना। आइए देखते हैं सेक्शन होता क्या है धारा। तो धारा ये क्या कहता है हम शुरू से पढ़ाएंगे। अभी आज 5 धारा बताएंगे, इसके बाद ऐसे एक एक वीडियो में 10 धाराएं 10-10 धाराएं करके हम आपको सभी धाराओं के बारे में बताएंगे। आपको यहाँ पर पूरा फुल आईपीसी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 में संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। ये इसको इस शब्द का ध्यान दीजिएगा, प्रवर्तन है परिवर्तन नहीं है। ठीक ना। प्रवर्तन का मतलब है लागू करना, लागू करना। संहिता का नाम यानी जो संहिता का नाम दिया गया, क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता। क्या दिया गया है, भारतीय दंड संहिता। तो इसमें कहा गया है संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार, यानी भारतीय दंड संहिता का जो विस्तार होगा वो लागू होगा पूरे विस्तार, मतलब विस्तार होगा पूरे भारत में। ठीक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। हालांकि पहले जब था तो कश्मीर में नहीं लागू था क्या, भारतीय दंड संहिता। वहां का जो दंड संहिता था वो उस कश्मीर के सापेक्ष था। लेकिन 370 अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आ गया। ठीक ना। तो कहा क्या गया है, संहिता का नाम और प्रवर्तन का विस्तार। तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि ये धारा बताता है कि ये संहिता का जो नाम है यानी भारतीय दंड संहिता, ये पूरे भारत में विस्तृत रहेगा। ये पूरे भारत में कार्य करेगा, न कि किसी पार्टिकुलर एक प्रांत के लिए। ठीक ना। ये क्या करेगा, पूरे भारत के लिए काम करेगा। और धारा नंबर 2 क्या कहता है, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो कंडीशन क्या होगा, इसमें 2 ही कंडीशन हो सकते हैं। पहला तो भारत के भीतर अपराध करें और दूसरा भारत के बाहर। ठीक, भारत के भीतर या भारत के बाहर अपराध करें, 2 ही कंडीशन होंगे। तो आर्टिकल 2 में बताया गया है, सॉरी सेक्शन 2 में बताया गया है भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी जो भी व्यक्ति भारत के भीतर अपराध करता है उसे क्या, भारतीय दंड संहिता के आधार पर उसको दंड दिया जाएगा। ठीक ना। इसी से रिलेटेड धारा नंबर 3 है। देखिए धारा नंबर 3 क्या कहता है, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। ठीक ना। भारत से परे, परे यानी परे शब्द का मतलब है भारत से परे यानी भारत के बाहर किए गए, भारत के बाहर किए गए अपराध किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो इसका मतलब है यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो उसे जो दंड दिया जाएगा भारत के विधि के अनुसार ही दंड दिया जाएगा, भारतीय दंड संहिता के आधार पर दंड दिया जाएगा। विधि यानी उसके भीतर, यानी भारत के भीतर जो विधि है, जो नियम है, उसी नियम से उसके अपराध पर विचार किया जाएगा और उसके अपराध के हिसाब से उसे दंड दिया जाएगा। ठीक ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बाहर जाके अपराध करता है, भारत से बाहर
और वो भागकर कहाँ आता है, भारत में आता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि वो भारत के बाहर अपराध करके आया है उसे दंड नहीं मिलेगा। उसे जो है आईपीसी के अनुसार, आईपीसी 1860 के अनुसार दंड मिलेगा, वो भी भारत के भीतर यदि वो भारत के बाहर अपराध करके आया है। ठीक है। धारा नंबर 4 क्या कहता है, राज्य क्षेत्रातीत अपरदेशी अपराधों पर संहिता का विस्तार। अपरदेशी अपराधों पर यानी भारत के बाहर अपराधों पर संहिता का विस्तार, भारतीय दंड संहिता का विस्तार बताया गया इसमें। जैसे इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता के आधार पर दंड दिया जाएगा। ठीक, और जो दूसरा जैसे मान लीजिए भारत का कोई विमान हुआ या फिर नाव हुआ, ठीक, जलयान या नाव, यदि इस पर कोई विवाद होता है, भारत के बाहर विवाद होता है, तो जो व्यक्ति इसके बारे में विवाद करेगा, जो इससे विवाद करेगा, उसके लिए उसको भारत के भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही उसे दंड मिलेगा, न कि जिस देश में विवाद हुआ है उस देश के अनुसार। जैसे मान लीजिए भारत का कोई जलयान है, वो जाके जो है अमेरिका में उससे विवाद हो गया, तो उसके जो विवादी हैं उनको क्या होगा, भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही दंड दिया जाएगा, न कि अमेरिकी दंड संहिता के हिसाब से। ठीक ना। तो देखेंगे इसमें कंडीशन थी, उसे भारत के बाहर किसी देश ने इस कंप्यूटर संस्थान को हैक कर लिया, कंप्यूटर को हैक कर लिया और उससे कई फाइलें जो है वो हैक कर लिया। ठीक ना। तो उसके लिए होता क्या है, उसके लिए भी वो जो है उस भारतीय दंड संहिता के आधार पर ही इसको क्या होगा, दंड मिलेगा, न कि जिस देश से वो है उस देश से। ठीक ना। यदि वो भारतीय कंप्यूटर को हैक करता है तो उसे क्या होगा, भारतीय दंड संहिता के हिसाब से ही उसे दंड दिया जाएगा, आईपीसी 1860 के तहत ही दंड दिया जाएगा, न कि जिस देश से वो है उस देश से। ठीक ना। तो चलिए धारा नंबर 5 चलते हैं, सेक्शन 5 देखते हैं। कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। प्रभाव न डाला जाना तो यानी इस अधिनियम द्वारा यानी भारतीय दंड संहिता के द्वारा कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यानी कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिसमें हम भारतीय दंड संहिता का उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ अलग से विधि बना है, उसे उस विधि के द्वारा, उस नियम के द्वारा उसे दंड दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे नौसैनिक में कोई विद्रोह होता है, या फिर थल सैनिक में कोई विद्रोह होता है, या फिर वायु सैनिक में कोई विद्रोह होता है, या फिर प्रधानमंत्री के अफसरों में कोई विद्रोह होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता के आधार पर 1860 के आधार पर उन्हें दंड नहीं दिया जाएगा, उनके लिए अलग से नियम विधि बना है। ठीक ना। ये क्या है, धारा नंबर 5 में बताया गया है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इसका मतलब है कुछ विधियां ऐसी भी हैं जिनमें इस अधिनियम द्वारा 1860 अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। जैसे मान लीजिए नौसेना हो गई, थल सेना हो गई, वायु सेना हो गई, या फिर प्रधानमंत्री के अफसरों में कोई भी विवाद होता है, नौसेना विवाद होता है, थल सेना विवाद होता है, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता के आधार पर उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, उनके लिए कुछ अलग से विधि बना है, उसके तहत इन्हें दंडित किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
जय हिंद, जय भारत।